क्या ये दिलचस्प नहीं है कि भारत की सबसे तेजी से विकसित हो रहे राज्यों में से एक बिहार है। 2025-26 के लिए अनुमानित विकास दर 22% बताई जा रही है। 22%? ये आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है ना? लेकिन सवाल ये है कि इस तेज रफ्तार गाड़ी को चलाने वाले यानी जो प्रशासक हैं, उन्हें चुना कैसे जाता है? आज हम इसी की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। बिल्कुल, और इसके लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो काफी दिलचस्प हैं। कुछ टॉप कोचिंग संस्थानों के स्टडी मटेरियल हैं, पिछले कई सालों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण है। अच्छा। और कुछ सफल उम्मीदवारों के निबंध लिखने की रणनीतियों पर नोट्स भी हैं। तो ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये जमीनी हकीकत है। तो हमारा मकसद आज सिर्फ ये जानना नहीं है कि बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कैसे की जाए, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये परीक्षा खुद आज के बिहार की प्राथमिकताओं, उसकी चुनौतियों और भविष्य की दिशा के बारे में क्या कहानी कहती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये परीक्षा सिर्फ तथ्य रटने का खेल नहीं है। इसमें 3 चरण है, प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू। लेकिन असली कहानी तो मुझे लगता है मेंस के सिलेबस में छिपी है। आपने बिल्कुल सही कहा, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। मेंस का जो पाठ्यक्रम है, खासकर जनरल स्टडीज के पेपर, वो असल में उन विषयों की एक रूपरेखा तैयार करते हैं जिन्हें बिहार राज्य सबसे ज्यादा महत्व देता है। मतलब ये सिलेबस एक तरह का आईना है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की मानक किताबें जैसे राजनीति के लिए एम लक्ष्मीकांत या अर्थव्यवस्था के लिए रमेश सिंह, वो जरूरी तो हैं, लेकिन वो सिर्फ एक शुरुआत है। असली जोर तो बिहार के अपने मुद्दों पर है। ये बहुत दिलचस्प बात है। तो इसका मतलब ये कि कोई उम्मीदवार अगर राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुत मजबूत है, लेकिन बिहार के स्थानीय मुद्दों को नहीं समझता, तो उसका कोई चांस ही नहीं है। लगभग यही समझ लीजिए। वो किताबें आपको ये तो बता देंगी कि लोकतंत्र क्या है, लेकिन बीपीएससी आपसे ये पूछेगा कि बिहार के पंचायत चुनाव में लोकतंत्र जमीनी स्तर पर कैसे काम करता है। यही फर्क है। बिल्कुल। मुझे IAS हब का एक स्रोत मिला जिसमें ठीक यही बात कही गई है। उसमें लिखा है कि अर्थशास्त्र के पेपर में बिहार से जुड़े सवाल हावी रहते हैं। सवाल ये नहीं होता कि जनसंख्या के लाभांश क्या है। हाँ, वो तो एक किताबी सवाल हो गया। बिल्कुल। सवाल ये होता है कि UNFPA की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपने जनसंख्या के लाभांश का लाभ उठाने के लिए क्या ठोस कदम उठा सकता है। ये तो सीधा सीधा पॉलिसी बनाने वाला सवाल हो गया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही बात इस परीक्षा को खाल बनाती है। ये राष्ट्रीय अवधारणाओं को बिहार के स्थानीय हकीकत से जोड़ती है। अगर आप पिछले सालों के प्रश्न पत्र देखें तो आपको बिहार में शहरीकरण की समस्या, राज्य से युवाओं का पलायन और अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों जैसे मुद्दों पर बहुत गहरे सवाल मिलेंगे। असल में वो एक उम्मीदवार में एक मिनी अर्थशास्त्री और एक मिनी समाजशास्त्री ढूंढ रहे हैं। मतलब ये सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं, ये तो एक तरह से एम्पैथी की भी परीक्षा है। आपको राज्य की नब्ज पकड़नी होगी, उसके दर्द को समझना होगा, तभी आप जवाब लिख पाएंगे। बिल्कुल। आपको आंकड़ों और सरकारी योजनाओं के साथ साथ जमीनी हकीकत को भी अपने जवाब में पिरोना होगा। ठीक है। तो जनरल स्टडीज में आपको बिहार का एक्सपर्ट बनना है, ये तो साफ हो गया। लेकिन अपनी सोच, अपनी विश्लेषण करने की क्षमता एक उम्मीदवार असल में कहाँ दिखाता है? मेरे ख्याल से निबंध के पेपर में ही उसकी असली परीक्षा होती होगी। सही सोचा आपने। 300 अंकों का निबंध का पेपर एक गेम चेंजर है। ये उम्मीदवारों का भविष्य तय कर सकता है और हमारे स्रोत इस बारे में काफी कुछ उजागर करते हैं। वे बताते हैं कि परीक्षक एक संरचित सबूत आधारित तर्क की मांग करता है। सबूत आधारित तर्क, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप जो भी दावा करें उसके समर्थन में कोई डेटा, कोई रिपोर्ट, कोई सरकारी योजना या कोई उदाहरण दे। कोचिंग मटेरियल में इस पर बहुत जोर है। एक तकनीक सिखाई जाती है जिसे सिनॉप्सिस या रोड मैप कहते हैं। रोड मैप? जी। यानी निबंध के परिचय में ही आप परीक्षक को बता दें कि आप अगले कुछ पन्नों में अपने तर्क को कैसे, किन किन बिंदुओं के आधार पर आगे बढ़ाएंगे। इससे परीक्षक को पता चल जाता है कि उम्मीदवार की सोच कितनी स्पष्ट है। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई वकील कोर्ट में अपना केस पेश करने से पहले ही जज को बता दे कि उसके मुख्य तर्क क्या होंगे। बिल्कुल वैसा ही। मेरे पास एक मॉडल निबंध का उदाहरण है। इसका विषय है शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ये स्वामी विवेकानंद के एक उद्धरण से शुरू होता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ दर्शन पर नहीं रुकता। अच्छा, तो ये इसे बिहार से कैसे जोड़ता है? हाँ, ये तुरंत इसे बिहार की हकीकत से जोड़ता है। निबंध में 2023 के बिहार जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों का जिक्र है, ये दिखाने के लिए कि किस समुदाय में शिक्षा का स्तर क्या है।
फिर राज्य की साक्षरता दर की तुलना राष्ट्रीय औसत से की गई है और हाल ही में हुई 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती का जिक्र भी है। मतलब दर्शन, डेटा और सरकारी नीति तीनों का संगम। बिल्कुल, और यही एक बेहतरीन निबंध की पहचान है। लेकिन यहाँ एक और भी अनोखी बात है जो शायद किसी और राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में देखने को न मिले। अच्छा, वो क्या है? एक सैंपल पेपर में निबंध का एक पूरा खंड सिर्फ स्थानीय कहावतों और मुहावरों पर आधारित है। कहावतों पर निबंध? ये तो मैंने किसी और सिविल सेवा परीक्षा में नहीं सुना। ये तो बहुत ही अनोखा तरीका है ना? अनोखा। जैसे एक विषय था, जैसन बोआ ओइसने काटा। अरे वाह, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जी। अब एक प्रशासक के नजरिए से इसका विश्लेषण करना होगा। क्या आप इसे कर्म के सिद्धांत से जोड़ेंगे या फिर आप इसे अच्छी नीति निर्माण और उसके अच्छे परिणामों से जोड़ेंगे? या शायद आप इसे पर्यावरण संरक्षण से जोड़कर तर्क देंगी कि आज हम प्रकृति के साथ जो कर रहे हैं कल हमें वही भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। मतलब एक छोटी सी कहावत के जरिए वो उम्मीदवार के नैतिक, सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण सबको एक साथ परख रहे हैं। इसके लिए सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि गहरी सांस्कृतिक समझ और कल्पनाशीलता भी चाहिए। ये बताता है कि एक आदर्श प्रशासक को सिर्फ फाइलों की नहीं बल्कि समाज के लोकाचार की भी गहरी समझ होनी चाहिए। बिल्कुल। उसे पता होना चाहिए कि आम लोग किस भाषा में सोचते हैं और दुनिया को देखते हैं। तो अगर कोई उम्मीदवार इन सब चीजों की पढ़ाई कर रहा है तो वो असल में सिर्फ परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा, वो तो सरकार की अपनी योजनाओं की किताब पढ़ रहा है। सही कहा आपने। और यहीं पर बिहार के सरकारी योजनाओं वाला हमारा स्रोत बिल्कुल फिट बैठता है, जिसमें 7 निश्चय कार्यक्रम का जिक्र है। 7 निश्चय योजना, ये तो बिहार के विकास एजेंडे की आत्मा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। इसके 2 भाग आ चुके हैं, 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2। इसमें हर घर नल का जल जैसी योजनाएं हैं, है ना? हाँ, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली नालियां, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान और युवाओं के लिए आर्थिक मदद जैसी योजनाएं शामिल हैं। ये बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण की परियोजनाएं हैं। तो जाहिर है कि परीक्षा में इन पर सवाल जरूर आते होंगे। निश्चित रूप से। बीपीएससी परीक्षा में इन योजनाओं के कार्यान्वयन, इनकी जमीनी सफलताओं और इनके सामने आने वाली चुनौतियों पर उम्मीदवार के ज्ञान का बहुत गहराई से परीक्षण किया जाता है। जैसे क्या पूछा जा सकता है? जैसे हर घर नल का जल योजना ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन को कैसे बदला है, या फिर आर्थिक हल युवाओं को बल योजना बिहार से पलायन रोकने में कितनी कारगर साबित हुई है। इस तरह के सवाल। और यहीं पर विकिपीडिया का वो स्रोत भी जुड़ जाता है जो बिहार की अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर पेश करता है। हाँ। ये आंकड़े तो एक अजीब कहानी बताते हैं। एक तरफ 22% की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर, जो देश में सबसे ज्यादा में से एक है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ ये भी स्वीकार किया गया है कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय अभी भी सबसे कम है और गरीबी एक बड़ी चुनौती है। ये तो विरोधाभासों से भरा राज्य है। और ये विरोधाभास सीधे सीधे परीक्षा के सवालों में झलकता है। ये बीपीएससी के सबसे पसंदीदा सवालों में से एक है। बिहार में प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद औद्योगिक विकास की गति धीमी क्यों है? अच्छा। या तेज आर्थिक विकास के बावजूद बिहार में आर्थिक असमानता क्यों बढ़ रही है? ये सवाल सीधे इसी पहेली पर चोट करते हैं। सच कहूँ तो ये सब देखकर ही थोड़ा तनाव हो रहा है। इन उम्मीदवारों पर कितना दबाव होगा? दबाव तो है, लेकिन सरकार का नजरिया समझिए। सरकार को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ समस्याएं गिनाएं। उन्हें वो लोग चाहिए जो इस पहेली का विश्लेषण कर सकें और समाधान सोच सकें। मतलब प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए उन्हें। बिल्कुल। एक सफल उम्मीदवार को ये बताने में सक्षम होना चाहिए कि तेज विकास के साथ साथ लगातार बनी हुई चुनौतियां क्यों हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। तो इन सब का क्या मतलब है? इन सभी स्रोतों पर इतनी गहराई से बात करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि बीपीएससी की तैयारी असल में सिर्फ एक परीक्षा की तैयारी नहीं है। ये तो बिहार जैसे जटिल और तेजी से बदलते राज्य को चलाने का एक तरह का क्रैश कोर्स है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। यह रटने की विद्या तो कतई नहीं है। हमारे सारे स्रोत लगातार एक ही बात पर जोर देते हैं, विश्लेषणात्मक कौशल, एनालिटिकल स्किल्स। जी, आप जो पढ़ रहे हैं उसे वास्तविक दुनिया के डेटा से जोड़ने की क्षमता। क्या आप अपने जवाब को बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण या नीति आयोग की रिपोर्ट के आंकड़ों से जोड़ सकते हैं? और सबसे बढ़कर बिहार के विशिष्ट संदर्भ की गहरी समझ। तो मतलब एक कामयाब बीपीएससी अफसर को अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और पॉलिसी एक्सपर्ट सबका थोड़ा थोड़ा गुण रखना होगा, और साथ ही उसे ये भी पता होना चाहिए कि एक आम कहावत का मतलब जमीनी हकीकत में क्या होता है। हाँ,
एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ी तस्वीर भी देख सके और छोटी छोटी स्थानीय बारीकियों को भी समझ सके। तो हमने देखा कि कैसे ये परीक्षा एक आदर्श प्रशासक के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक खाका तैयार करती है। ये सिर्फ नौकरी देने वाली परीक्षा नहीं, बल्कि ये बिहार के भविष्य के नेताओं को ढालने की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ देता है। वो क्या है? सारे स्रोत एक ऐसे बिहार की तस्वीर दिखाते हैं जो अपनी अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे का बहुत तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा है, लेकिन वही दूसरी तरफ परीक्षा की संरचना, विशेष रूप से ये स्थानीय कहावतों और गहरे सामाजिक मुद्दों पर जोर, ये भी दिखाता है कि परंपरा और संस्कृति से गहरा जुड़ाव भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि कोई राज्य अपनी गहरी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए इस तेज आर्थिक परिवर्तन के बीच के तनाव को सफलतापूर्वक कैसे संतुलित करता है। क्या विकास का मतलब अपनी जड़ों को भूल जाना है या उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ना है? और शायद इसका जवाब शायद बीपीएससी अधिकारियों की अगली पीढ़ी को ही खोजना होगा, जिन्हें इन दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल बनाना है।